नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको हमने पहले हीट किया, दैट इज़ कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन में इसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया। अब जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं। कैसे? जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स यू जिंक सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? बेसिकली जिंक की ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की टेंडेंसी या जिंक की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, वो उतनी नहीं है जितनी कार्बन की है। तो कार्बन की ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल देता है और बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन सिर्फ उन्हीं ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर पाएगा जिनमें मेटल की ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी कम है और कार्बन की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये रिएक्शन हो गया। पर अगर हम कहें कि सोडियम के लिए, कैल्शियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, जैसे मान लो Al2O3 प्लस कार्बन, कि कार्बन क्या Al2O3 में से ऑक्सीजन को निकाल पाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे? तो पॉसिबल है इस तरह का रिएक्शन? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन या एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो कार्बन ऐसे ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, और ऐसे ऑक्साइड कौन से होंगे? जो सीरीज़ में ऊपर हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इनको हम कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इनके साथ हम क्या करते हैं? इनके साथ हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं। देखो, जैसे कि अभी ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। तो मान लो जैसे कि एक रिएक्शन हम लिखते हैं 3MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4 एल्यूमिनियम, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनता है 3 मैंगनीज प्लस 2Al2O3 प्लस हीट। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो MnO2 से ऑक्सीजन निकाल लेता है, तो मैंगनीज रह जाएगा और Al2O3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। तो मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। तो याद रखना है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ही एक और रिएक्शन होता है, Fe2O3 को भी हम एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं, तो आयरन हमें अलग मिलता है प्लस Al2O3 सॉलिड प्लस हीट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, दिस इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या, देखो आयरन का हमने ऑक्साइड लिया Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया। हीट करने पे जो आयरन मिला वो इतनी हीट जनरेट हुई रिएक्शन में कि आयरन लिक्विड फॉर्म में मिला, मतलब मोल्टन फॉर्म में मिला। तो ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है? रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए, कि रेलवे ट्रैक मान लो बीच में से क्रैक हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको पीस को उठा के लेके जाओगे फिर वेल्ड करोगे, क्योंकि वेल्ड करके वापस लाओगे तो वहाँ जाके तो फिर से जोड़ना पड़ेगा ना। तो वेल्डिंग तो वहीं पर करनी पड़ेगी इसकी, तो पूरी वेल्डिंग की किट तो वहाँ नहीं आ सकती। तो हम क्या करते हैं, इस तरह का एक वेसल लेते हैं, इस वेसल में ऊपर एल्यूमिनियम पाउडर प्लस Fe2O3 और होता है। इसको जब हीट करते हैं, थोड़ा सा भी हीट करने पे ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थोड़ा सा भी हीट करने पे ये एकदम से आग पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा हीट इसमें निकलती है कि Fe2O3 पहले तो आयरन में कन्वर्ट होगा और हीट से वो आयरन मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मोल्टन आयरन है वो निकलता है, और ये है जहाँ पर आपको ज्वाइंट करना है रेलवे ट्रैक को, जहाँ पर वो टूटा हुआ है या दो ट्रैक्स आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये जो मोल्टन आयरन है ये जाके इस जगह को भर देगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाई लगाई होती है, तो डाई जो है यहाँ पर खाली जगह होगी तो मोल्टन आयरन सारा यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो गया तो हमने इसको हटा दिया। यहाँ से हटाने के बाद जो इसको शेप देनी है वो आप ग्राइंडर से
फिनिश कर सकते हो, ग्राइंडिंग से उसको फिनिशिंग दे सकते हो। तो ये दो इमेजेस हैं। यहाँ पर देखो इसमें पाउडर में ऊपर ये Fe2O3 और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर है। तो थोड़ा सा हीट करने पे जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इतना एक्सोथर्मिक है। ये देखो यहाँ पर मोल्टन आयरन निकल रहा है और जो एक्सेस है, एक्सेस फ्लो करके बाहर आता रहता है। बाहर ये दो इन्होंने वेसल साथ में रखे हैं, होल्डर, कि जो एक्सेस ऑफ मेटल आ रहा है मोल्टन वो बाहर निकल के इसमें इकट्ठा होता रहेगा। तो इस तरह से रेलवे ट्रैक की ऑन स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए थर्माइट रिएक्शन यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं वो इतने रिएक्टिव हैं कि उनको कार्बन के साथ आप रिड्यूस नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट का उनके ओर का, नॉट इलेक्ट्रोलाइट का, उनके ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं NaCl है, तो NaCl से आप क्या निकाल सकते हो, सोडियम मेटल। तो NaCl को हम मोल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, मतलब हीट करके मेल्ट करेंगे और फिर उसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो NaCl जब हमने मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो आयंस मूव कर सकते हैं, सॉलिड में आयंस के पास मूव करने की फ्रीडम नहीं होती। तब हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जाके रिडक्शन होती है। तो जो Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनाएगा, पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, ये आएगा एनोड से, ठीक है। मतलब कैथोड पे रिडक्शन हुई, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, किसकी, Cl नेगेटिव की। तो Cl के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको ये छोड़ना चाहेगा, तो 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और वो 2 सोडियम पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Na बना देंगे। तो ये आपको मेटल मिल गया, कहाँ मिला, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो मेटल के ओर्स की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे हम मेटल को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली एल्यूमिनियम को रिमूव करना हो तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3, ठीक है। Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं और Al2O3.2H2 को बॉक्साइट बोलते हैं। तो इसका जो ओर है दैट इज बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम के केस में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम के केस में क्या करते हैं, ये है Al2O3 डिजॉल्व्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट। तो Al2O3 में हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं। क्रायोलाइट क्या है, Na3AlF6, ठीक है। Na3AlF6 मतलब ये भी एल्यूमिनियम का ओर है, पर अकेला Al2O3 क्यों नहीं यूज करते, Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि उसको मेल्ट कराना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। पर अगर हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो लो टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। तो क्रायोलाइट का पर्पस क्या है, पहली चीज़ मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना, सेकेंडली उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि इसके भी आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की बढ़ेगी। तो फिर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ग्रेफाइट के एनोड हैं तो उस पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ये कार्बन लाइंड आयरन है जो कि कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन होके क्या होगा, एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पर Al2O का जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव थे वो कन्वर्ट होंगे एल्यूमिनियम में, और ये मोल्टन एल्यूमिनियम जो है ये नीचे से हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये 12th क्लास में प्रोसेस पढ़ना है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस प्रोसेस के डिस्कवर होने से पहले एल्यूमिनियम गोल्ड से ज़्यादा महंगा था। इस प्रोसेस के आने के बाद एल्यूमिनियम को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान और इतना चीप हो गया कि एल्यूमिनियम बहुत सस्ता हो गया। अदरवाइज नेपोलियन के टाइम पे एल्यूमिनियम गोल्ड से महंगा होता था। ओके,
नेक्स्ट इज ये है सेटअप NaCl से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोल्टन NaCl से सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मोल्टन NaCl में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें उसमें सोडियम मिलता है कैथोड पे। ये देखो सोडियम ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि सोडियम की डेंसिटी कम होती है, तो यहाँ से लिक्विड सोडियम को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैथोड पे Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड पे Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा NaCl का, इसका ये पर्टिकुलर डायग्राम है कि इस तरह के सेल में ये रिएक्शन होता है। तो ये तो हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि मेटल आपके पास आ गया, उसको फर्दर रिफाइन करना है। तो मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। उनका प्योरिटी लेवल बहुत हाई नहीं होता, तो उनमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव करके फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और भी मेटल्स हैं पर दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो ये मेथड यूज करते हैं हम कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा को रिफाइन करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें अल्टीमेटली हम एक कैथोड बनाएंगे, एक हम एनोड बनाएंगे। एनोड हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल का। ठीक है, एनोड पे रखते हैं हम इम्प्योर मेटल, कैथोड बनाते हैं हम प्योर मेटल का। तो प्योर मेटल की आपको रॉड नहीं चाहिए, छोटी सी स्ट्रिप भी चलेगी। अब देखो इम्प्योर मेटल में क्या था, कुछ तो मेटल है और कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पे जो हमारा मेटल है, मान लो जैसे ये कॉपर को हम कर रहे हैं, तो एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर। तो कॉपर जो इम्प्योर है, ठीक है, एनोड पे, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो 2 पॉजिटिव बनते ही ये कॉपर बाहर निकल जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह जाएंगे। फिर क्या होगा, कैथोड पे क्या है, रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़े, ये यहाँ से होते हुए कैथोड पे पहुँच गए, और इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने वहाँ जाके फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और डिपॉजिट हो गया। तो इस इम्प्योर रॉड से कॉपर निकलता रहेगा और इस कैथोड पे आके डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये जो कैथोड वाली रॉड है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता रहेगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से मेटल आता जा रहा है, और ये रॉड साइज में छोटी होती जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अब कॉपर निकलता जाएगा तो इम्प्योरिटीज क्या होंगी, इम्प्योरिटी नीचे गिरती जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इस एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ का एक थोड़ा सा ढेर लगता है, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। ठीक है, तो एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाती हैं, दिस इज एनोड मड। ओके, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। तो एनोड क्या बनाना है, इम्प्योर मेटल का, कैथोड किसका बनाना है, प्योर मेटल का। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये वाला डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चंस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल है और वो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। और जिस मिनरल से सबसे इकोनॉमिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उस मिनरल को ओर बोलते हैं। गैंग, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, ओर में, उनको बोलते हैं गैंग। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। गोल्ड है, प्लेटिनम है। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। केमिकल प्रोसेस हमने कौन सा यूज़ किया, देखो मेटल जो ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करना है, वो तो रिडक्शन था विद कार्बन।
तो एक तो हमने किया रिडक्शन विद कार्बन, एक था रिडक्शन विद अदर मेटल्स जो MnO2 के केस में किया कि MnO2 को हमने एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया तो मैंगनीज प्लस Al2O3 बन गया। तो वो आप लिख सकते हैं, थर्माइट वाला रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन विद कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के मेथड। नाउ नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन को देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आपने देखा था कि कोरोजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट तो है हमारे पास एयर होनी चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास मॉइस्चर होना चाहिए। अगर सिर्फ एयर प्रेजेंट है, ड्राई एयर, कोई मॉइस्चर नहीं है, तब भी कोरोजन नहीं होगा। सिर्फ मॉइस्चर है मतलब पानी में एयर डिजॉल्व नहीं है, अगर आप लोहे की पीस को पानी में डाल दो तो आप बोलोगे कि सर वो तो रस्ट पकड़ लेता है। तो सिर्फ पानी की वजह से रस्टिंग नहीं हो रही, पानी में कुछ अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व होती है। अगर पानी में बिल्कुल भी एयर डिजॉल्व ना हो तब उस पानी में भी मेटल के पीस को या आयरन के पीस को रस्ट नहीं लगेगा। तो रस्ट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो ये आप इस एक्टिविटी को पढ़ के समझ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन को आप कैसे प्रिवेंट करोगे? कोरोजन क्यों होता है? क्योंकि मेटल जो है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। अगर इसके बीच में कोई और चीज़ लगा दी जाए, एक और लेयर बना दी जाए, तो उनके बीच का कांटेक्ट ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम? उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयल की लेयर एयर और मेटल के बीच में बैरियर की तरह काम करती है। ग्रीस लगा सकते हैं। गैल्वेनाइज करने का मतलब है कि उसके ऊपर एक और मेटल की प्लेटिंग, जिंक की बेसिकली, ठीक है, जिंक की प्लेटिंग करवा सकते हैं, क्रोम की प्लेटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना सकते हैं एनोडाइजिंग करके, या एलॉय बना सकते हैं, एक ऐसा एलॉय जिसकी रस्टिंग नहीं होती हो। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। कि स्टील और आयरन के सरफेस पे जिंक की एक लेयर की कोटिंग हम कर देते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, ठीक है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जिंक कोटिंग अगर टूट भी जाएगी, स्टिल एयर पहले किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगी? मॉइस्चर पहले किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा? जिंक के साथ, क्योंकि जिंक भी है और आयरन भी है। ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होता है, तो एयर पहले जिंक के साथ रिएक्ट करके उसको मतलब कि डिटीरियोरेट करेगी। जब तक जिंक खत्म नहीं होता तब तक आयरन के साथ रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। देन अलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर हम दो मेटल्स को मिक्स करें और एक नया मेटल बनाएं तो उससे हमें काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ मोस्ट वाइडली यूज मेटल, पर क्योंकि ये रस्ट पकड़ता है तो उसको प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते, ठीक है, और ये सॉफ्ट भी होता है प्योर आयरन। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, थोड़ा सा इसमें कार्बन ऐड करें तो इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब इसमें निकल और क्रोमियम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील, जिसको जंग नहीं लगता, ठीक है, इट इज़ हार्ड एंड डजंट रस्ट। दस इफ आयरन इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। तो आप कौन सा सब्सटेंस डालते हो उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी, ठीक है। कार्बन डालने से हार्डनेस बढ़ी, निकल और क्रोमियम डालने से उसकी नॉन रस्ट प्रॉपर्टीज उसमें आई, ठीक है। कुछ मेटल्स के डालने से उसमें इलास्टिसिटी आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के स्टील होते हैं। स्टील एक पर्टिकुलर वैरायटी नहीं है, स्टील की भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। यू कैन सर्च ऑनलाइन कि व्हाट आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टील और उनमें कौन कौन से मेटल्स किस किस रेशियो में डाले जाते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस। तो किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करके हम मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस जो ऐड करना है वो मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता है। तो अलॉय क्या है? अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स
और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल जो मेजॉरिटी में है, जो मेजर पार्ट है, एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, एंड वन मोर थिंग, शायद आपको पता होगा कि प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट गोल्ड होता है इज़ वेरी सॉफ्ट, उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसको हम बाकी मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं ताकि ये थोड़ा हार्ड हो। तो जनरली इसको सिल्वर या कॉपर के साथ मिक्स करते हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड हैं और 2 पार्ट उसमें किसी दूसरे मेटल के हैं, जैसे कि या तो कॉपर या फिर सिल्वर। और जिस मेटल के साथ आप मिक्स कर रहे हो, अगर वो मेटल मरकरी है तो अलॉय को बोलते हैं अमलगम। जैसे सोडियम और मरकरी को मिक्स किया तो सोडियम अमलगम, गोल्ड और मरकरी को मिक्स किया गोल्ड अमलगम, इस तरह से अमलगम बनते हैं। फिर ब्रास क्या है, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का अलॉय है। ओके, तो ये आप सारी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। एंड इन द लास्ट व्हाट हैव यू लर्नड, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको डायरेक्टली आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट्स एंड देन द चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द NCERT exercise problems.